एवरीवन, मेरा नाम सिंह मिश्रा और करेंट रिसेट की आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहले एक छोटी सी न्यूज़ है कि एक नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है तारंगीर अंबाजी आबू रोड पर। ठीक है, अंबाजी और तारंगीर दोनों गुजरात में है और आबू रोड आपकी राजस्थान साइड है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। और अंबाजी जो है एक शक्तिपीठ है। तारंगीर पर एक टेम्पल है, जैन टेम्पल है। ठीक है, तो अजीतनाथ जैन टेम्पल, जो कि अजीतनाथ एक तीर्थंकर थे, तो अजीतनाथ जैन टेम्पल जो आपका तारंगीर पर है, उसी के पास में अंबाजी एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, और आबू रोड आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये एक रेलवे ट्रैक के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 116 किलोमीटर का रहेगा ये। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका काफ़ी अच्छा, इससे इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनकी इंटरकनेक्टिविटी अच्छी होगी और जितने डिवोटीज़ वगैरह जो रहते हैं उन सब के लिए भी काफ़ी सुविधा हो जाएगी इससे। तो पीआईबी की एक शॉर्ट न्यूज़ थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो सिंथेटिक बायोलॉजी नया टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो पुराना 1980 में पहली बार इसको कॉइन किया था बारबरा वुमन ने। लेकिन ये अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है क्योंकि अभी रिसेंट में एक स्टडी हुई थी। उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज के थ्रू 1/3 ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज जो प्लानट के हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे 2070 तक। 2070 तक में सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, 1/3 सारे एनिमल्स और प्लांट्स की। ठीक है, तो उसका जो एक वायबल ऑप्शन क्रिएट किया है वो ये क्रिएट किया गया है कि सिंथेटिक बायोलॉजी को यूज़ करके और हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक बायोलॉजी में बेसिकली रहता क्या है कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, एडिटिंग है, मॉडिफिकेशन है। मतलब कि जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन करके प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने कगार पे हैं उनको असिस्ट किया जाए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कंजर्व किया जाए उनको। ठीक है, और फिर जब टाइम आएगा तो उनको उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको डाइवर्स बनाने की कोशिश की जाएगी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, ये देख सकते हो सिंथेटिक बायोलॉजी का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। सिंथेटिक बायोलॉजी का एप्लीकेशन है। ठीक है, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग साइंस, इन सब जगहों पर ये यूज़ होता है। ठीक है, इसका यूज़ सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी और ड्रग्स और फूड्स के लिए भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। जो उसमें होता है ना आपके इंडस्ट्रियल एमिशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, CO2 एमिट होता है, उसको भी कैप्चर करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद फ्यूल रिसाइकलिंग के लिए भी इसको करा जा सकता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो फ्यूल क्रिएट करते हैं ना, फ्यूल क्रिएशन जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस रहता है उसके थ्रू फ्यूल जनरेशन जो होता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाकर फ्यूल जनरेशन को भी किया जा सकता है, बढ़ावा मिल सकता है उसके थ्रू। तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट। तो बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक अभी रिसेंट में रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये देखिए, इसका नाम है वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। तो इसमें बात की गई है कि ऐसे एमिग्रेंट्स जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं, एमिग्रेंट्स मतलब होता है कि दूसरी कंट्री से जाके किसी जगह बस जाना, दूसरी जगह से बस जाना दूसरी जगह। तो ऐसे तमाम लोग जो इंडिया के हैं जो जाके यूएस में बस गए हैं, तो उनके थ्रू रेमिटेंस जो जनरेट हो रहा है वो टॉप पर है। और रेमिटेंस एक बहुत बड़ा सोर्स रहता है FDI जनरेशन का। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन से, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स रहता है रेमिटेंस। तो इंडिया उसमें टॉप कर रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए स्टैटिस्टिक्स दिए हैं रेमिटेंस के। ठीक है, टॉप 5 रेमिटेंस रेसिपिएंट्स में इंडिया 83 बिलियन पे है। ठीक है, जो कि 4.8% बढ़ चुका है 2021 में। फिर चाइना 53, मैक्सिमम 53, 36 और 33 का फिलीपींस और इजिप्ट है। और GDP की अगर देखें
तो जीडीपी के कंपैरिजन में अगर देखें कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है रेमिटेंस से, तो टोंगो कंट्री है, लेबनान, किर्गिजिस्तान, तजिकिस्तान और होंडुरास। ये सारी कंट्रीज़ को बेनिफिट इसके थ्रू काफ़ी हो रहा है। ठीक है, मतलब इनकी जीडीपी का 44% जो है वो रेमिटेंस के थ्रू इनको अर्निंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो रेमिटेंस का इम्पैक्ट यूरोपियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पे ज़्यादा है। मिडिल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन, साउथ एशियन और सहारन अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है, इन सारी कंट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है रेमिटेंस का। मतलब इनकी इकोनॉमी का वन ऑफ द मेजर जो पार्ट है वो रेमिटेंस के थ्रू चल रहा है। जो जीडीपी का मेजर पोर्शन है वो रेमिटेंस ही है। पर जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ और पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रेमिटेंस के थ्रू जो जनरेशन हो रहा है जीडीपी का वो कम है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग माइग्रेशन की तरफ। माइग्रेशन के भी कुछ फिगर्स और फैक्ट्स देखे जाते हैं एक बार को। तो देखिए, मोर देन हाफ ऑफ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड रेफ्यूजीज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 वर फ्रॉम 5 कंट्रीज: सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, सीरियन अरेबियन रिपब्लिक और अफगानिस्तान, नाइजीरिया। ये सारी कंट्रीज से रेफ्यूजीज जाके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे बस रहे हैं, वहाँ पर इनकम सोर्स अपना जनरेट कर रहे हैं। पर ये है कि उनके थ्रू रेमिटेंस का जनरेशन अभी उतना नहीं है, फ्यूचर में भी देखने को मिले। ये सारे स्टैटिस्टिक्स इसीलिए देखे जाते हैं क्योंकि इस पे जो डेवलपिंग कंट्रीज उनकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिपेंड रहती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, गोल 2.0। तो बेसिकली गोल एक इनिशिएटिव था, फेसबुक की कंपनी है मेटा। ठीक है, फेसबुक का एक डिवीजन है मेटा, उसके अंडर में ये स्कीम चलाई गई थी गोल। मई 2020 में इसको चलाया गया था और इसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो हमारे यहाँ रूरल इंडिया के जो यूथ हैं या विमेन हैं, इनको डिजिटल इंडिया से कनेक्ट करने की कोशिश करना है ना। तो उसमें गवर्नमेंट और फेसबुक ने पार्टनरशिप की थी और फेसबुक के थ्रू ये गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके थ्रू जो ऑब्जेक्टिव था वो ये ऑब्जेक्टिव था कि कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल इम्प्रूव करना है, रूरल जो यूथ है उसकी, ट्राइबल जो यूथ है उसका, और डिजिटल प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज करना रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को भी इंक्रीज करना। ठीक है, यहाँ पर फोकस क्या रहता है कि एक मेंटोर और 2 मेंटीज, मतलब कि एक मेंटोर है और उसके अंडर में 2 मेंटीज रहे जो डिजिटल स्किल्स को अपने इन्हांस कर सके, इम्प्रूव कर सके। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो फेज़ 1 में जो था उसमें यहाँ पर फोकस किया गया था एक मेंटोर 2 मेंटीज वाला। अब जो अभी पर्टिकुलर है उसमें ऐसा है कि एक मेंटोर रहेगा और मल्टीपल मेंटीज रहेगी। मतलब फेज़ 1 में जो था कि जो मेंटीज थे अब उनको मेंटोर बना के और उनके थ्रू डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, 50,000 बंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू 10 लाख मेंबर्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, इसमें मार्केट डिमांड, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो कुछ भी प्रोडक्ट्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह अपने डेवलप कर रही हैं तो उनको प्रमोट करना, उनकी ब्रांडिंग करना, ये सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। ठीक है, किस तरह से ऑनलाइन इनकी मार्केटिंग वगैरह करनी, सब चीज़ें कवर होंगी। इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है ये एक बार को देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के तहत पर एक गवर्नमेंट बेस्ड एक डिजिटल करेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और इससे बेनिफिट यही रहेगा कि जैसे जो भी रेमिटेंस पेमेंट वगैरह जो रहेगा, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट, वो सब चीज़ें जो है ईजिली की जा सकेंगी डिजिटल पेमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा फोकस क्या किया जा रहा है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी जो है वो रिलायबल सोर्स नहीं है,
तो क्रिप्टो करेंसी को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि एक गवर्नमेंट या आरबीआई के कंट्रोल में एक डिजिटल करेंसी रहे और उसको रेगुलेट और उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक इनिशिएटिव चालू है और फेज मैनर में ये अभी होलसेल और रिटेल सेगमेंट्स के लिए चालू किया जा रहा है बट अभी के टाइम पे, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और नेशनल डिजिटल करेंसी इज सिंपली डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब वो करेंसी होती है जिसमें किसी भी तरह से गोल्ड की बैकिंग नहीं होती है। गोल्ड की बैकिंग मतलब कि जैसे जो ऐसी करेंसीज वगैरह होती हैं जो जिनका कंपैरिजन गोल्ड वगैरह से होता है ना, या गोल्ड के फॉर्म में जो आपका रहता है ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये वो चीज़ नहीं रहती है। जो आपकी मनी करेंसी होती है ना, उसको फिएट करेंसी कहते हैं। तो इसमें मेंशन भी देखिए कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग कॉइन पेपर करेंसी या मिंटिंग कॉइन्स, अब इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स क्रिएट किए जाएंगे और वो टोकन्स ही एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाएगा, फॉर ट्रांजैक्शन के पर्पज से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में नहीं, क्योंकि ये सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अगर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। छोटे मोटे एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी क्या है और ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट है। ये क्रिप्टो करेंसी और सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी के बीच में कंपैरिजन वगैरह पूछा जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। बेसिकली लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है, जहाँ पर सरकार कंट्रोल कर रही हो किसी पर्टिकुलर एंटिटी को और उसका ऑपरेशन कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह कर रही हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, ये पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह बनाना सब उसका काम है। और किसको ठेके पे देना है वो काम वो प्राइवेट कंपनीज को देगी। प्राइवेट कंपनीज को ठेके पे दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, और प्राइवेट कंपनीज जो भी ऑपरेशन से पोर्ट के ऑपरेशन है उनको मैनेज करेगी। ठीक है, लैंड और पोर्ट के मॉडल पर ही एक पोर्ट वाधवान में बनाया जा चुका है, महाराष्ट्र में है जो, वो भी इसी पर था, लेकिन वो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट पे बेस्ड नहीं था। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत इस जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसके बारे में आप देख लीजिए। मुंबई में है ये, है ना। 26वां टॉप ग्लोबल 100 ग्लोबल पोर्ट में 26वें रैंक पे आता है ये। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं वो एक बार को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम लोग चलते हैं डिप्लोमेसी। बेसिकली कुछ नहीं है, डिप्लोमेसी और ट्विटर को कवर कर दिया जाता है इसमें। मतलब कि ट्विटर पे आज के टाइम पे ज़्यादातर जो लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, वो लोग ट्विटर पे वो रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो उसको कवर किया जाता है यहाँ पर। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो रशिया या यूक्रेन वॉर था, तो उसमें ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह जो कुछ भी मिल रही थी वो ट्विटर के थ्रू ही मिल रही थी। तो इस तरह के, और पब्लिक को जिस तरह से मोटिवेट डिमोटिवेट किया जा रहा था या इंकरेज किया जा रहा था फॉर वन साइड और अनदर साइड, तो वो सब चीज़ें ट्विटर पे चल रहा था। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक टर्म कॉइन किया गया है, डिप्लोमेसी। ठीक है, पीसीएस एग्ज़ाम्स या आप जो दूसरे बैंक गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वन लाइनर प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस में आ सकता है इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये था गाइस, आज का सेशन इसी के साथ एंड करता हूँ। थैंक यू।